नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरोह भाग 2 के गद्य खंड से क्या लिखूं पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। यह एक निबंध है। इसके रचनाकार श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इस पाठ में बख्शी जी ने एक और आदर्श निबंध लेखन को स्पष्ट किया है, तो वहीं दूसरी ओर युवा और वृद्ध दो भिन्न पीढ़ियों के दृष्टिकोण के अंतर को स्पष्ट किया है। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाठ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस पाठ के निबंधकार श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं इनका जीवन परिचय। द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 में छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ राज्य में हुआ एवं इनका निधन सन 1971 को रायपुर में हुआ। अब इनकी रचनाएं जिनमें निबंध के अंतर्गत है प्रदीप, पंचपात्र, मेरे प्रिय निबंध। आलोचना भी लिखी थी इन्होंने, जिसमें है हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, और कविता भी है जिसमें है सतदल। अब देखते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। बख्शी जी के निबंधों के विषय साहित्यिक एवं सामाजिक दोनों ही हैं। द्विवेदी युग की छाप बख्शी जी पर है। वे राष्ट्र और समाज की प्रगति के लिए भी जागरूक रहे और सामाजिक जीवन की रूढ़ियों पर बख्शी जी ने प्रहार किया। और पांचवा है साहित्य के सिद्धांतों पर भी बख्शी जी ने समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। अब आते हैं इनकी भाषा शैली पर। तो इनकी भाषा सजीव, प्रवाहपूर्ण एवं सरस है। इन्होंने उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। और बख्शी जी ने अपने निबंधों में प्रमुखतः विवेचनात्मक एवं भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त व्यंग्यात्मक शैली, उद्धरण शैली का भी प्रयोग किया है और उनकी शैली में हास्यपुट की विशेषता है। अब आते हैं साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य में बख्शी जी का विशिष्ट स्थान है। विषय की विविधता, भाषा की सरसता एवं सरलता के लिए आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो ये था इनका जीवन परिचय। अब हम आते हैं अपने पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है क्या लिखूं। तो बच्चों, क्या लिखूं एक निबंध है। यहाँ पे बख्शी जी अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक जिनका नाम है A.G. गार्डिनर, उनके कथन को याद करते हुए कह रहे हैं कि उनका कहना था कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। कहने का मतलब कोई भी एक विषय है, अगर हम उस पर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एक मानसिक स्थिति होनी चाहिए और उस हमारे मन में कुछ उमंगें से उठती है, हमारे हृदय में कुछ स्फूर्ति आती है जिससे हम और जागरूक हो जाते हैं और एक आवेग सा उत्पन्न होता है जिससे हमें एक लेख लिखना ही पड़ता है। और उस समय हमें विषय की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती। कहने का मतलब ये है कि विषय कोई भी हो, लेकिन वो हमारे जो हृदय के आवेग हैं वो ही विषय के रूप में भर जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। मतलब असली वस्तु जो है वो हैट है, खूंटी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मन में उत्पन्न जो भाव है वो विषय वस्तु है, अर्थात टोपी हैट कोई टोपी कहते हैं। तो टोपी का अर्थ यहाँ पे ये है कि हमारे मन में जो विषय वस्तु के भाव जो उत्पन्न होते हैं वो है। और खूंटी का मतलब है भाषा शैली या साधन। तो जो भाषा शैली होती है वो अपने आप विषय वस्तु के अनुरूप बन जाती है, क्योंकि जो भाषा होती है वो भावों का आसानी से अनुकरण कर लेती है।
इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, क्योंकि खूंटी क्या है, सिर्फ एक साधन है, लेकिन हेड जो है वो एक विषय वस्तु है। अब लेखक जो बख्शी जी है उनको अमिता और जो नमिता है, दो लोगों ने एक निबंध लेखन के लिए कहा है, और उसका विषय है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और दूसरा विषय है समाज सुधार, है ना। तो ये दो विषय पे बख्शी जी को निबंध लिखने के लिए दिया गया है। तो वे कह रहे हैं कि जो निबंध लिखना तो आसान है, किंतु उसका शीर्षक बनाकर लिखना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। और यहाँ पे कवि लेखक ये भी कह रहे हैं कि जो निबंध रचना होती है वो बहुत ही छोटे होनी चाहिए, ताकि उसे हम आसानी से समझ सकें और उसकी जो रचना की सुंदरता है वो बनी रहे। और ये बता रहे हैं कि निबंध के जो प्रधान अंग दो होते हैं, सामग्री और शैली। तो इस तरह से उनको अब दो निबंध की रचना करनी है। तो इसके लिए लेखक कह रहे हैं कि निबंध को सरस बनाने के लिए सर्वप्रथम उसकी भूमिका का निर्धारण हमको करना चाहिए। और निबंध लिखना तो आसान है, लेकिन इसका शीर्षक बनाकर लिखना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन लेखक ने, मतलब बख्शी जी ने यहाँ पे एक ही निबंध में दोनों का समावेश करके अपनी कुशल लेखन कला का परिचय दिया है। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि विषय की जो सामग्री होती है, साधन और सामग्री और शैली, तो हमें साथ में इनमें शैलियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे वे एक ही निबंध में दो विषय को ले रहे हैं। पहला है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और दूसरा है समाज सुधार। तो लेखक कह रहे हैं कि मनोरंजक शैली में सरल सीधी भाषा में, यहाँ पे एक और उन्होंने ये बताया कि निबंध की रचना किस तरह होती है, तो दूसरी ओर उन्होंने दूर के ढोल सुहावने होते हैं उसकी रचना को बहुत ही रोचक ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और साथ में उन्होंने यहाँ पे शेक्सपियर जी जो नाटककार हैं उनके बारे में लिखा है कि ये लिखते हैं कि शेक्सपियर जी को नाटक लिखने में जितनी कठिनता ना हुई होगी, उतनी कठिनता नाटकों के नामकरण में हुई है। कहने का मतलब ये था कि हमको विषय लिखने में तो आसानी है, लेकिन उसका शीर्षक चुनने में हमें कठिनाई होती है। तो बख्शी जी कहना चाह रहे हैं कि मैं किस तरह से यहाँ पे आसान निबंध लिखूँ। तो वो बता रहे हैं कि शेक्सपियर जी ने एक बार इसी तरह से रचना तो पूरी कर दी उन्होंने, लेकिन उनको नाटक का शीर्षक क्या रखें ये समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने घबराकर उस नाटक का नाम रख दिया जैसा तुम चाहो, इंग्लिश में एज यू लाइक इट। अब आगे वो कह रहे हैं कि निबंध लेखन की जो भाषा है उसमें प्रवाह होनी चाहिए, और वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए लेकिन एक दूसरे से संबद्ध। कहने का मतलब वाक्य का रूप छोटा छोटा बटा होना चाहिए, लेकिन सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, जो एक दूसरे का अर्थ को आसानी से बता सके। तो वो कह रहे हैं कि मैं छोटे छोटे वाक्य तो अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, इसमें मैं मास्टर हूँ। और साथ में यहाँ पे बख्शी जी ने बाणभट्ट और कादम्बरी जी के बारे में भी बताया है, और साथ ही अंग्रेजी के निबंधकार जिनका नाम है मार्टिन, उनके बारे में भी बताया है। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी के साहित्य में उनका नाम बहुत ही ऊंचा है, और ये उस पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, अंग्रेजी पद्धति के जो जन्मदाता हैं साहित्य के, उनका नाम है मार्टिन। तो यहाँ पे बख्शी जी ने बाणभट्ट, कादम्बरी और मार्टिन जैसे कि शैली का ज्ञान करवाया है। और उन्होंने ये भी बताया कि आधुनिक निबंधों में अनुभूति की प्रधानता तथा मन की स्वच्छंद उड़ान परिलक्षित होती है। अब आगे वो ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आख्यायिका क्या होती है।
तो आख्यायिका जो है वो लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और नवविज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, और साथ में ये बता रहे हैं कि निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं होती है, उसमें ना तो कवि की उदात्त कल्पना रहती है और ना ही आख्यायिका की। तो आख्यायिका क्या है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि आख्यायिका और जो निबंध है उसमें क्या अंतर है। तो जो आख्यायिका होती है वो एक शिक्षाप्रद लघु कल्पित कथा है, कल्पना रूप एक कथा होती है, छोटी सी कथा होती है जिसमें लेखक की सूक्ष्म दृष्टि का प्रमाण मिलता है, जबकि जो निबंध होती है वो मन की स्वच्छंद रचना है, जो अपने मनोभाव में जो भी अभिव्यक्ति जो विषय आता है उसे लेखक लिखना शुरू कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि निबंध उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा होती है ना कि कल्पना की महिमा। इस तरह से अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में भी लेखक ने चर्चा की है। वो कह रहे हैं कि अमीर खुसरो एक ऐसे कवि थे, रचनाकार थे कि वो अपने एक ही पद्य में सारी बातें कह देते थे। जैसे कि एक बार वे कहीं गए थे और उन्होंने कुएं में 4 औरतों को पानी भरते देखा, तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनसे पानी मांगा, लेकिन उन औरतों ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे हमें कविता सुनाएं। तो सबकी अलग अलग इच्छाएं थी, जैसे कि एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, तो दूसरी ने चरखे पे, और तीसरी ने कुत्ते पे, और चौथी ने ढोल पे। तो यहाँ पे लेखक अमीर खुसरो की प्रतिभा को बताना चाहते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने चारों की इच्छाओं को एक ही कविता में पूरी कर दी, एक ही पद्य में। क्या कहा? खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाया, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। मतलब खीर पकाई जतन से, किसी ने बहुत ही प्यार से खीर बनाई और इधर चरखा भी चलाने लगी, और उसी समय कुत्ता आके खीर खा दिया और वो बैठ के ढोल बजाती रह गई। तो इससे ये साबित होता है कि जो अमीर खुसरो थे वो इतने प्रतिभावान थे कि 4 जो चीज़ें उन्हें मिली थी उन्होंने एक ही पद्य में सबको समझा दिया। तो यहाँ पे लेखक का कहना है कि मुझे भी जो 2 निबंध मिले हैं, मैं भी चाहता हूँ कि दोनों निबंध का समावेश एक ही निबंध में कर दूँ। तो अब यहाँ पे आगे लेखक दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इसके साथ साथ उन्हें समाज सुधार का भी निबंध मिला है। तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते जाते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये एक मुहावरा है, मतलब सच्ची बात कड़वी लगती है, लेकिन उनकी जो कर्कशता है वो दूर तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल की ध्वनि के साथ कहीं का आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संचार होता है, तो यहाँ पे तीनों संगीतों का संगम हो जाता है, तो उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती। क्यों? जैसे किसी के घर में विवाह हो रहा है, वहाँ पे संगीत चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, लेकिन वहाँ पे बैठे लोगों को उनकी कर्कशता कटु नहीं लगती, कड़वी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसमें वे आनंदित हैं, उस आवाज़ में वो प्रसन्न हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी चीज़ का एहसास नहीं होता। लेकिन ये कह रहे हैं कि दूर रहने से हमें उसकी यथार्थता, कठोरता का अनुभव नहीं होता, जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तभी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका वास्तविक अर्थ ये होता है कि सत्य कड़वा होता है। जब तक हम किसी बात या वस्तु के करीब से, मतलब उसके करीब से हमारा सामना नहीं होता, हम हमेशा उसके बारे में सरल और सुखद अनुभव करते हैं, वो हमें
अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसके करीब से जानने का अनुभव पाते हैं, अवसर मिलता है, तो उस समय हमारी सोच उसके प्रति विपरीत हो जाती है, क्योंकि प्राय सच्चाई में कड़वापन सन्निहित होता है और वो हमारे लिए अरुचिकर एवं कष्टकर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये कही गई है कि वहाँ के पास के लोगों को कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती, क्योंकि जैसे किसी घर में विवाह या कुछ संगीत का कार्यक्रम होता रहता है, तो उस समय वहाँ आनंद का उत्सव का समय होता है, जिसमें सभी लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे इतनी कर्कश आवाज़ें होती, तो वो उनको संगीत भी वहाँ पे मधुर लगने लग जाता है। तो इस बात को लेखक ने और दूसरे चीज़ों से भी बताया है, उनकी जो दूसरा निबंध था उससे, कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, यहाँ पे उन्होंने तरुणों और वृद्धों दोनों की सोच के अंतर के बारे में बताया है और कह रहे हैं कि समाज सुधार का जो कार्य है वो एक तरफ से देखा जाए तो वर्तमान में जो तरुण वर्ग के लोग हैं और वृद्ध दोनों ही हमेशा सुधारों का काल ये बने रहते हैं। किस तरह से कि जैसे जो वृद्ध हो गए हैं वे अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हट के आ गए हैं, लेकिन उन्हें अपनी अतीत काल, मतलब जब वे जवान थे, तरुण अवस्था में थे, तो उस समय की यादें उन्हें बहुत सुखद लगती है और वे हमेशा अपने अतीत के सपनों में ही खोए रहते हैं। लेकिन जो तरुण वर्ग के लोग होते हैं वो भविष्य के बारे में सोचते हैं, वे अपने भविष्य में क्या करना है, आगे किस तरह से बढ़ना है और उसमें किस तरह से अपने जीवन में खुशियाँ लाना है, इसको सोचते हैं। तो तरुण वर्ग और वृद्ध वर्ग दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट हैं और दोनों के दोनों जो तरुण वर्ग हैं और वृद्ध वर्ग अपने अतीत को और तरुण वर्ग भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है, क्योंकि ये आगे इसी तरह से करते वृद्ध जो लोग हैं वो अपने अतीत को बचा के रखे हैं और तरुण वर्ग है जो अपने भविष्य की चिंता करते हैं और दोनों अपनी अपनी चीज़ों को वो है वर्तमान में लाना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि वर्तमान काल हमेशा सुधारों का काल बना रहता है। और यहाँ पे लेखक और भी कह रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत ही सुधारक लोग तो जन्म लिए लेकिन सुधारों का अंत अभी तक नहीं हुआ, जैसे बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी जैसे बहुत सुधारकों ने जन्म लिया और उन्होंने अपने देश में अपने सामर्थ्य के अनुसार से बहुत ही नए नए सुधार किए, लेकिन सुधारों का अंत हुआ ही नहीं। जो कभी सुधार थे वे आज दोष बन गए हैं और उन सुधारों का फिर से नव सुधार किया जाता है। तो इस तरह से जीवन प्रगतिशील बन गया है। और आगे कह रहे हैं कि हिंदी में भी प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है और उनके साहित्य में भविष्य का जो गौरव है निहित है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और इसी तरह से आज जो तरुण हैं वे वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे और उसके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा और दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यहाँ पे लेखक ने एक बात कही है कि मानव समाज में निरंतर सुधार प्रक्रिया होते रहती है, कि मानव समाज का जो इतिहास है वो परिवर्तन इतिहास है और परिवर्तन का अपर रूप ही सुधार है। इसलिए आदिकाल से लेकर आज तक मानव में जो प्रगति हुई है उसी को सुधार की संज्ञा भी दी गई है और सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है जो प्रारंभ में थी, अभी है और भविष्य में भी चलते रहेगी। तो इसीलिए मानव समाज में निरंतर सुधार की प्रक्रिया चलते रहती है। और अंत में लेखक ने अपने निबंध के माध्यम से एक चीज़ और कही है कि तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है वैसे वृद्धों के लिए अतीत
तो तरुण वर्ग के लोग हैं वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो वो हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। और दूसरी तरफ जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं वो अपने अतीत को याद करते हैं कि पहले जब वो तरुणावस्था में थे तो किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे, तो वो वर्तमान काल से क्षुब्ध रहते हैं और वे भी अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं और तरुण वर्ग के लोग अपने भविष्य को वर्तमान में देखना चाहते हैं। तो इस तरह से वृद्ध जो हैं वो अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं और दूसरी तरफ से देखा जाए तो जो आज तरुण वर्ग में है वो आगे चल के वो भी वृद्ध होंगे तो वो भी फिर अपने अतीत के स्वप्न देखेंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से जो एक क्रम है कि सुधारों का काल वो चलता रहेगा और इस तरह से तरुण वर्ग और वृद्ध वर्ग दोनों ही अपने अतीत और भविष्य को लेके वर्तमान में हमेशा क्षुब्धे रहेंगे और धीरे धीरे इसी तरह से जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं वही अतीत के गौरव के संरक्षक कहलाते हैं। और दूसरा है क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु दूर से हमें अच्छी लगती है और जब हम पास जाकर देखते हैं तो वो कुछ अलग ही होता है, जो इसलिए कहा गया सच्चाई जो है वो कड़वी होती है। तो ये एक मुहावरा है। तो इस तरह से आपका ये पाठ का सार यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों, अब देखते हैं इस पाठ से संबंधित परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला है असली वस्तु है हेड, खूटी नहीं, लेखक के ऐसा कहने का क्या आशय है। मैंने इसका अर्थ पाठ के सार बताते समय भी आपको समझाया था। तो इसमें है कि खूटी का आशय है साधन या कला पक्ष और टोपी से मतलब है मानव मन में उत्पन्न भाव या निबंध की विषय वस्तु। तो यहाँ पे लेखक का कहना है कि जो निबंध लेखन में सबसे आवश्यक है मन मस्तिष्क में विषय वस्तु आना चाहिए और यदि विषय वस्तु उपयुक्त है तो भाषा शैली जो है वो अपने आप उसके अनुरूप बन जाती है, क्योंकि भाषा भावों का अनुकरण करती है। अब दूसरा प्रश्न है आदर्श निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे आदर्श निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहला है इसमें भाषा में प्रवाह होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, मैंने इसे पाठ के सार में ही बताया है। और निबंध में सामग्री और शैली दो प्रधान अंग हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। निबंध लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। निबंध लेखन से पूर्व उसकी भूमिका हमें बना लेनी चाहिए और निबंध को सुंदर बनाने के लिए उसका आकार छोटा होना चाहिए। अलंकारों, मुहावरों व लोकोक्तियों का समावेश आदर्श निबंधों हेतु अति आवश्यक है। और अंतिम है सार गर्भित शीर्षक होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या लिखूं। इसमें है वर्तमान काल जो है वो सदैव सुधारों का काल क्यों बना रहता है। तो इसे भी मैंने पाठ के सार में समझाया था कि इस संसार में जो तरुण होते हैं, तरुण वर्ग के लोग, वो उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वृद्ध अपने अतीत के लिए, और दोनों ही वृद्ध अपने बचपन और युवावस्था में बिताए दिनों को याद करते हैं, तो उन्हें वही अच्छा लगता है। लेकिन जो तरुण वर्ग के लोग हैं वो अपने भविष्य को ज़्यादा सुखद और भी आकर्षक बनाने की कल्पना करते हैं और इस तरह से वर्तमान के अपेक्षा सुनहरे भविष्य की आशा करते हैं और दोनों ही वर्ग जो हैं वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। और दोनों वर्ग के लोग जैसे तरुण भविष्य को और वृद्ध अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं और दोनों ही इस तरह से वर्तमान काल के सदैव सुधारों का काल बना रहता है, ये इन्हें कहा जा सकता है। क्योंकि जो तरुण है वो भी आगे चल के वृद्ध हो जाएंगे, तो वो भी वृद्ध होकर अपने अतीत को याद करेंगे, तो इस तरह से जो है सुधारों का काल चलते रहता है। फिर है अगला प्रश्न, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, परंतु उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती है। क्यों?
तो इसका उत्तर लिखेंगे दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती है, परंतु जब ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत इन तीनों का संगम हो जाता है, तब ढोल की कर्कशता पास के लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती। जैसे मैंने उदाहरण में समझाया था कि किसी के घर विवाह, उत्सव या कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे जो बाजे नगाड़े बजते हैं तो उस घर में आनंद का माहौल रहता है, उत्सव का माहौल रहता है, तो यहाँ पे और एक दूसरे से मेल मिलाप का माहौल रहता है। तो इन तीनों की जगह में जो ढोल की कर्कशता है वो वहाँ के पास वाले लोगों को भी कड़वी नहीं लगती, बल्कि और अच्छी लगती है, सभी के सभी लोग एंजॉय करते हैं उसमें। इसीलिए यहाँ पे यही कहा गया है कि समीपस्थ लोगों को उसकी कटुता प्रतीत नहीं होती। बच्चों, इस तरह से आपका क्या लिखूं जो एक निबंध पार्ट था वो पूरा हुआ और साथ में इससे संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये जो चारों प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे।